हाय डियर स्टूडेंट्स, एटी एकेडमी 2.0 प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत 10th क्लास की तैयारी करवाई जाएगी और इस प्लेटफॉर्म में आपको क्रैश कोर्स की अभी सबसे बेहतरीन सुविधा दी जाएगी जो आपके एग्जाम से रिलेटिव होंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मुख्य यानी मेन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को यहाँ पे क्या किया जाएगा, तैयारी करवाया जाएगा। आप लोग थोड़ा अगर मेहनत करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, उसके बाद थोड़ा देर अगर आप अपने घर पे टाइम देते हैं 2 से 4 घंटा, तो 100% ये गारंटी है कि आप लोग जरूर है कि अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो आप लोग जो है से इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जुड़े रहें और इसका आनंद लें। और पढ़ाई कभी भी बोझ समझ के पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। कभी भी पढ़ाई को सीरियस के हिसाब से भी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ाई को एक जैसे कहानी के तौर पर या एक कविता के तौर पर या इंटरेस्ट लेकर के क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, ताकि आपको किसी भी चीज को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आपको सोशल साइंस की तैयारी करवाएंगे। सोशल साइंस में आपको जो भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बस वही क्वेश्चन आपको यहां पे तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी रहेंगे। तो हम लोग का कुछ प्लानिंग है, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो प्लानिंग ये है कि हम लोग पहले सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करवा दे, उसके बाद सब्जेक्टिव। आपको यहां पर इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आधा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव यहां पे जो भी है जितने भी पढ़ाएंगे यहीं पे आपको क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा आप लोग क्या करें, 2 से 4 घंटा अगर मेहनत कर लेते हैं तो क्लियर आपको पूरा हो जाएगी और कतई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन पहला कह रहा है क्या कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी, इटली तथा जर्मनी, बात करें इटली और जर्मनी की, बात करें इटली तथा जर्मनी की, तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में आपको जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप के अंतर्गत आते हैं इटली तथा जर्मनी। इटली में भी जैसे इटली तथा जर्मनी की जो युद्ध हुई थी इससे रिलेटिव है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश में पड़ते हैं, यानी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है क्या, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो आपका जो है से वियना कांग्रेस द्वारा जो है से बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी, ठीक है, बुर्बो वंश के द्वारा बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ग जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था। मैजनी, मैजनी का संबंध ऑप्शन कह रहा है कि लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डाइट। तो इसमें आंसर आपका जाएगा फिलिक हेटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है क्या कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और एवं जो है जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, कौन चाहता था, कौन देश चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो। तो ऑप्शन कह रहा है क्या इंग्लैंड,
रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। ऑस्ट्रिया जो थे वो ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहते थे कि इटली और जर्मनी का क्या हो, एकीकरण हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है काउंट काबुर को किस एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था काउंट काबुर को, तो काउंट काबुर को प्रधानमंत्री के नियुक्त पर किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, एक चीज और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं कि सोशल साइंस में आपके जो होते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और आपका जो है से पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर हैं जो एक ही में क्या करते हैं, आते हैं। और इन सब में जो है से कुछ कुछ जैसे कि सबका रहेगा, हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सारे क्वेश्चन जो है से आपको सभी सब्जेक्ट का एक ही में जो है से वीडियो बनेगा। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो नहीं, सभी सब्जेक्ट का एक ही वीडियो बनेगा, और उसी में जो है से 5-10 क्वेश्चन करके सब सब्जेक्ट का रहेगा। क्लियर है। आप ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम पढ़ाए थे आपको या पढ़ाए थे 5 क्वेश्चन अभी जो बताए वो हिस्ट्री का है। क्लियर है। अगला कहता है क्या क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए संसाधन जो होते हैं बाबू, संसाधन आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। ठीक है, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं जिन्हें हम पुनः फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें उत्पन्न करने में काफी समय लग जाते हैं। क्लियर है। तो वही आपका कह रहा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला एक आपका जो है से अनवीकरणीय संसाधन है, जो अगर इस संसाधन की अगर खत्म हो जाती है तो इन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के ये जो है से क्या होते हैं, कथित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा को किसने बनाया था। ठीक है, तो सौर ऊर्जा ध्यान से सुनिएगा, सौर ऊर्जा ये जो है से ऊर्जा आपको क्या करता है, जब खत्म हो जाता है तो पुनः जो है से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से, धूप के माध्यम से, सूरज की किरणें के माध्यम से, या प्रकाश के माध्यम से हम कह सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा हीटर के सामने अगर सौर ऊर्जा को रख दे तो उससे भी आपको कुछ क्या हो सकता है, वहां पे ऊर्जा कुछ क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से यानी कौन सा संसाधन है, तो पुनः जैसे पुनः प्रतियोग्य संसाधन है, पुनः प्रतियोग्य संसाधन है जिन्हें हम पुनः क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। आर्थिक क्षेत्र यानी तट रेखा से कितने किलोमीटर दूर पे, तो 200 नॉटिकल मील, एनएम का मतलब होता है नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील जो होता है वो तट रेखा से 200 किलोमीटर जो 200 नॉटिकल मील क्षेत्र सीमा जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यह क्वेश्चन आपसे भी ये भी पूछा जा सकता है कि 200 नॉटिकल मील तट रेखा से ऊपर की जैसे क्षेत्र रेखा को क्या कहते हैं, या ऊपर की जैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो वहां पर आंसर आपका आ जाएगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का
संबंध पूछा जा रहा है, का अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन कह रहा है क्या, संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, डाकुओं का संघ, डाकू जो होते हैं वो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? संसाधन संग्रह, संसाधन के अनियोजित विदोहन से है। किससे है? संसाधन के अनियोजित विदोहन से है। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, अगला क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? कितने किलोमीटर तक? तो आपका ऑप्शन नंबर दिया है क्या, ए में दिया है 10.2, 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर और 12.2 किलोमीटर, उसके बाद 19.2 किलोमीटर। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? राष्ट्रीय संपदा जो हमारे जैसे समुद्र क्षेत्र में, हमारे देश की राजनीतिक क्षेत्र में जो राष्ट्रीय संपदा जो है, हमारी जो संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, वो कितने किलोमीटर तक क्षेत्र में है? तो आपका ऑप्शन 19.2 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या इसमें कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा जानते हैं जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, जो प्रकृति के द्वारा, जैसे कि आपका, जैसे कि बाढ़ कह दीजिए, है ना, जैसे कि भूकंप कह दीजिए, ये प्राकृतिक आपदाएं हुआ, सुनामी कहिए। तो यहां पे आपका कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए ना, सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप, और ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नहीं है। अगर कहता है तो हम आतंकवाद को छोड़ करके बाद बाकी सभी, सुनामी, बाढ़, भूकंप, ठीक है, ये सभी जो है वो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद जो है आपका वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्राकृतिक का देन नहीं है जो आतंकवाद होते हैं, प्रकृति से आतंकवाद कभी भी नहीं होते हैं। क्लियर है? तो ये आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित, जो मानवों द्वारा उत्पन्न होती है, जो मानवों द्वारा किया जाता है, वो आपदा कौन सा है? ऑप्शन कहता है क्या, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपर्युक्त। सांप्रदायिक दंगे ये कौन करते हैं? मानव ही करते हैं, है ना। आतंकवाद कौन बनते हैं? मानव ही। महामारी कौन लाते हैं? तो महामारी जैसे मानव के द्वारा आते हैं, जैसे महामारी हो गया, महंगाई हो गया, है ना, ये सब जो है, ये सभी जो है आपका मानव जनित आपदा है, इसलिए आंसर आपका 4 नंबर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जाता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी जो आती है वो किस कारण से आती है? तो सुनामी जो आती है बाबू, वो सुनामी आपका समुद्र में भूकंप के आने से जैसे वो सुनामी आती है। आपका स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना ये सुनामी लहर नहीं है। सुनामी लहर जो होती है वो समुद्र में जो आती है भूकंप, उससे जो है सुनामी लहर कहते हैं। तो इसमें आपका क्या जाएगा? समुद्र में भूकंप का आना, यही आपका क्या कहलाएगा? सुनामी लहर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण, जैसे कि नदियों में कह रहा है कि बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता। पहला ऑप्शन कह रहा है जल की अधिकता। सही बात है, क्योंकि जल की अधिकता, अगर जल ज्यादा होगा तो आपकी बाढ़ आने की संभावना होगी। नदी की तली में अवसाद का जमाव, यह भी हो सकता है। वर्षा की अधिकता, अगर वर्षा अधिक होगी तो पानी जमाव होगी, और पानी जमेगा तो मान के चलिए पूरे क्षेत्र में पानी आ जाएंगे, जिससे जो है बाढ़ आ भी सकती है और बाढ़ आती भी है। तो इसमें ऑप्शन चौथा नंबर कहता है उपयुक्त सभी। तो कौन जाएगा? उपयुक्त में
सभी। तो जैसा कि इसका आंसर आपका क्या जाएगा, उपयुक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार बाढ़ के नाम पर देश यानी इंडिया में नंबर 1 पे आता है ना। वो भी आपका कौन सा क्षेत्र है, तो देखिए पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी बिहार, ये सब क्षेत्र जो है से आपका कुछ भाग तक बचा है। बाद बाकी सबसे ज्यादा जो है उत्तरी बिहार, उत्तरी क्षेत्र में जो है से बिहार के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है ना। सबसे ज्यादा क्या है, प्रचलित है बाढ़ के नाम का, जो पूरे जो है से देश में जाना जाता है। इंडिया पूरे देश में नहीं विश्व में भी जाना जाता है कि इंडिया एक ऐसा जगह है जहां बाढ़ सबसे अधिकता आती है, उसमें भी बिहार में, उसमें भी कहा बिहार में। और बिहार के कौन सी सीमा के पास, उत्तरी सीमा के पास, उत्तरी क्षेत्र में आती है, सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। लेकिन धीरे धीरे अब उसका भी क्या हो रहा है, निदान हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था, तो यह आपका जो है से आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। किससे किया गया था, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, किन राज्यों में संबंधित है नर्मदा घाटी। तो देखिए नर्मदा घाटी जो है, नर्मदा नदी, ये किन जो है से राज्यों से संबंधित है, तो नर्मदा नदी आपको गुजरात आर के क्षेत्र में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो यहां पे आपका आंसर है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। सूचना, किसी भी सूचना क्या करना, देना, ये अधिकार मिला था कि आप एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य, एक गांव से दूसरे गांव में सूचना देना है ना, यानी किसी चीज को बताना कि हमारे यहाँ किस चीज का परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। तो ये सूचना का अधिकार किस राज्य से पहले हुई थी, तो आपकी राजस्थान से पहले शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था, तो यह कानून आपका 2005 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सप्तदलीय जो है से सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहला कह रहा है कि राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, यह तो नहीं था। लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना। तो ये जो है से नेपाल से संबंधित है, तो अदर देश को नहीं देखना है। सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। देखिए भारत जो था आपका वो लोकतांत्रिक देश था, और लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कदम उठाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसे ही राजशाही शासन चलती है, या मान के चलिए जो भी शासन है लोकतांत्रिक देश ना होकर के अगर किसी अन्य गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं, तो वहां पे जो है सो लोग कुछ भी करें तो उनके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। जो देश के शासन है, शासन व्यवस्था चलाते हैं, उन पे डिपेंडेंट करते हैं, उन पे एक्शन ले या न ले। तो इसी सभी कंडीशन से जो है से नेपाल को दिक्कत होती थी, और नेपाल के सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था कि हमारा भी देश कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। तो इसलिए नेपाल में जो सप्तदलीय संगठन यानी गठबंधन का जो उद्देश्य था वो क्या था, लोकतांत्रिक की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो भारत की एक व्यक्ति पे यानी कुल जो है से
औसत प्रति आय यानी आय कितनी थी, इनकम कितनी थी, तो 22,553 रुपए थे प्रति व्यक्ति पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है, यानी भारत में जो वित्तीय वर्ष होती है, जो भारत की जो है से वित्तीय वर्ष या हमारा देश का जो है से कहिए कि ये बजट पेश करना, ये बजट जो पेश होते हैं, ये वर्ष जो होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं बाबू, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होती है, ये वित्तीय वर्ष है। ठीक है, वो कहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है बाबू, कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है से आपका सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का, क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो अगर बात करें भारत में राज्य की, तो गोवा सबसे जो है क्या है, प्रति व्यक्ति आय जो है गोवा में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति आय व्यक्ति यानी सर्वाधिक है। तो बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय की जो यानी व्यक्ति की इनकम जो होती है वो कहां पे होती है, तो पटना में होती है, सबसे अधिक कहां है, पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो उत्पादन एवं आय जो है गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कौन है। तो यह देखिए सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, ये सभी तीनों जो है ना, ये आर्थिक विधि से दृष्टि जैसे ये उत्पादन की क्षेत्र है, तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, सभी जाएंगे, आंसर क्या जाएगा, सभी जाएंगे। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन थे जो आपको मुख्य रूप से अभी बताया गया कि हमारा जो है क्रैश कोर्स इसी तरीके से स्टार्ट होंगे। इनमें कुछ क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी, थोड़ा क्वेश्चन आपको बताया गया है, अभी इसको जो है अभी सिर्फ समझाए हैं, बताए हैं। उसके बाद अब जो है मान के चलिए जो भी तैयारी करवाए जाएंगे उन सभी को ऑप्शन वाई के हिसाब से भी आपको समझाए जाएंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन जैसे आपका उत्पादन एवं आय की गणना की विधि है, तो आपका यहां पर उपयुक्त में तीनों आ गया। हो सकता है क्वेश्चन अगर आपका तीनों ना दे करके अगर कोई एक ही दे दे, जैसे व्यवहारिक दे दिया जाए, है ना, व्यवहारिक दे दिया जाए, बाद बाकी 3 को ऑप्शन अलग चला जाए, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर व्यवहारिक जाएगा। यदि अगर 2 दे दिया, ऑप्शन 2 दे दिया, 2 ऑप्शन दिया है सेम, उसके बाद जो उसका आंसर होगा वो 2 ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन अलग दिया है और चौथा ऑप्शन में कहता है कि इनमें से दो, तो वहां पे भी यानी 1 ए और बी दोनों होगा, तो वहां पे टिक लगेगा ए और बी। तो आपका क्वेश्चन कुछ पॉइंट इस तरीके से होते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन जो है आपका किस तरीके से पूछा जाता है। पहला आपका जब समान आंसर हो, ठीक है, समान आंसर की बात करें तो एक ही जो है आंसर जो है एक क्वेश्चन का आंसर अगर 5-6 आंसर आते हैं तो वहां पे 3 ऑप्शन देते हैं और एक ऑप्शन में बता देते हैं उपयुक्त में तीनों या उपयुक्त में सभी या इनमें से सभी, है ना, इस तरीके से आपको बता देते हैं। या आपको यहां पे ए बी और सी करके भी दे देंगे, तो यहां पे उस तरीके से आंसर चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन टाइप का क्या रहता है, दूसरा टाइप में आपका क्या रहता है कि 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 समान आंसर रहेंगे, है ना, समान आंसर रहेंगे, 2 समान आंसर रहेंगे बउआ। तो तीसरा में आपको पूछा जाएगा, एक में देगा नहीं या एक में एक अलग कोई ऑप्शन दे देंगे जो उसका नहीं होगा, और नीचे में देंगे इनमें से ए और बी, इनमें ए और बी, अगर ए और बी में आ जाएंगे
या अगर बी और सी में आ जाएंगे या ए और सी में आ जाएंगे तो इस तरीके से आपको बताएंगे कि इसमें से ऐसे, है ना। तो इस तरीके से दे सकते हैं। तीसरा आपका कभी क्या होता है, तीसरा में आपका क्वेश्चन दिया रहता है तो एकल क्वेश्चन के तरफ पर आंसर आता है, एक वो आंसर रहेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में भी क्या करता है, डिफॉल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन आंसर सेम है और संख्या की बात करें तो संख्या वहां पर पेयर में भी डाल देगा और संख्या में भी डाल देगा, है ना। तो वहां पे आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो यहां पे आपका सिर्फ गुजरात भी दे सकता है, क्या दे सकता है, ओनली फॉर गुजरात भी दे सकता है ना। बाद बाकी ये सब तो रहेंगे, गुजरात दे के छोड़ देंगे, या कभी मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दे देंगे और इसी में ऐड कर देंगे यूपी। तो आंसर तो ये नहीं होगा। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तो है लेकिन यूपी के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। कभी आपका क्या करेगा, जैसे गुजरात दे देगा, जैसे कि जैसे क्वेश्चन है उस तरीके से। लीजिए हम बताइए देते हैं। जैसे कि ये है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन नंबर हम ए मान लेते हैं। बी में ऑप्शन क्या देगा बाबू, गुजरात। आपको गुमराह करने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से दे देंगे, गुजरात, एमपी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से भी दे देंगे। आप कंफ्यूज होइएगा तो याद रहेगी, या इस तरीके से भी देंगे, बिहार, यूपी, है ना, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो ये तो नहीं होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से भी आपको दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर जो होते हैं, जितने भी होते हैं, सभी जो है आपको अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। आप लोग बेहिचक घबराइए नहीं, क्योंकि पहले आप लोग जिंदगी की पहले की लाइफ जो है घड़ी आप लोग एक कंपटीशन में आप बैठने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपने जो भी पढ़ा कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि आप सुनते होंगे 5 गो बच्चा का रिजल्ट बताता है, उसके बाद बोलते हैं सर जी की टेबल कुर्सी सब पास। मतलब कि हमसे तो अच्छा टेबल कुर्सी था, जो मेहनत भी नहीं किया उसको कहता है पास हो गया। तो इसमें क्या है कि जितने भी बच्चे थे आए, यानी नंबर लाए तो भी ठीक, नहीं लाए तो भी ठीक, उन सभी को क्या कर दिए, पास कर दिए, एग्जाम दिए। लेकिन 10th में क्या है कि जो आप एग्जाम में क्वालिफाइड होइएगा तभी आपका नाम होगा, या आप एग्जाम में एग्जाम देने जाइएगा तभी उसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएंगे। तो आप लोग का जीवन का पहला कड़ी है और इस पहले कड़ी में आप लोग अच्छे से मेहनत करें। और इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हम गारंटी के साथ आपको बोलते हैं कि किसी तरीके का आपको परेशानी नहीं होगी, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको अच्छे तरीके से ढंग से बताए जाएंगे और आप उन्हीं चीजों को देखें, बस उसी हिसाब से क्वेश्चन आपका क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आप लोग इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जुड़े रहें और इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट इसलिए करें कि वीडियो कैसा लगा आपको ये जरूर बताएं, है ना। हो सकता है कि किन्हीं को समझ में नहीं आया तो वो पर्सनली तो हमको कॉल तो करके तो नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि नंबर तो वहां दिया नहीं जाता है। तो आप कमेंट के जरिए बोल सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से जब देखेंगे परसेंटेज में बच्चे की अगर संख्या है तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा उन बच्चों के लिए, है ना, या उन बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए। तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करें और हमारी यही है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास करें। ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।